Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag of questions pharmacology FMG 2017 to 2020. Okay, so आज हम क्या करने वाले हैं? मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं जो कि फार्मेकोलॉजी के हैं। FMG 2017 से 2020 के बीच में आ चुके हैं। ठीक है, सो 17 से 20 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं एफएमजी में, उन्हीं का मिक्स्ड बैग डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई वांट टू से दैट like this video, share this video and subscribe to my channel Medicos Marathi. If you are new here, then don't forget to press on notification bell icon because it will give you updates for all important upcoming videos. Okay, so let's start our discussion. Question number 1: empirical drug of choice for meningococcal meningitis is, and you have four options, you have to choose one correct choice. Okay, so कौन सा correct होगा? So the correct option will be ceftriaxone. Okay, एग्जामिनर ने क्या पूछा है? इंपेरिकल ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो इंपेरिकल ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए वो होगा सेफ्ट्राइएक्सोन। ओके, सो इफ एग्जामिनर आस्क that I want to means it is empirical drug of choice, but if examiner is asking that what is drug of choice for definitive treatment, okay, अगर examiner किसके लिए पूछ रहा है? drug of choice for definitive treatment of meningococcal meningitis is, then your answer will be penicillin G। अगर ठीक है, empirical treatment में क्या होगा? सेफ्ट्राइएक्सोन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होगा? पेनिसिलिन जी। ओके, हो गया है। ठीक है, ओके ओके, ये हो चुका है। सेफ्ट्राइएक्सोन एक और चीज के लिए यूज होता है, वो क्या है पता है? एंटेरिक फीवर। ओके, एंटेरिक फीवर में सबसे रिलायबल ड्रग जो है उसका नाम है सेफ्ट्राइएक्सोन। और ये क्या करता है पता है? सबसे फर्स्ट एक्टिंग ड्रग है बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, ये बैक्टीरिसाइडल सबसे फर्स्ट एक्टिंग फेज एक्ट करता है। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट रिलायबल फर्स्ट एक्टिंग बैक्टीरिसाइडल ड्रग। ओके, यूज्ड इन केस ऑफ एंटेरिक फीवर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हियर, व्हेन venlafaxine comes under which class of drugs? Okay, so venlafaxine किस क्लास में आता है ड्रग्स की? You have four options and you have to choose one as usual. Okay, so एक सही आपको चूज करना है। वो सही ऑप्शन क्या है? ओके, सो वो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीरेटोनर्जिक एंड नॉन एड्रेनेर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, सो venlafaxine come under class SNRI। SNRI, ठीक है, SNRI के अंडर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। venlafaxine, it is an antidepressant drug। ओके, इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, पहली बात ये क्या है? इट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, और ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, इसीलिए किसके अंडर आ रहा है? सीरेटोनर्जिक नॉन एड्रेनेर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI के अंडर आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इट इज हैविंग सेडेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इट शोज अस सेडेशन। ओके, और जो अलग प्रॉपर्टी इसकी एक और है, क्योंकि ये SNRI के अंडर आ रहा है, वो क्या है? एड्रेनर्जिक नेचर होगा इसका, हिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, सो दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी। ठीक है, सेडेटिव प्रॉपर्टी, एड्रेनर्जिक प्रॉपर्टी, हिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? बेटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो कौन सा एक्सेप्शन है? ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट। सो द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, एवी ब्लॉक। सो बेटा ब्लॉकर सब केस में यूज होगा एक्सेप्ट
AV block. ओके, सो एसेंशियल ट्रीमर्स में भी बेटा ब्लॉकर यूज होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज होगा, ठीक है, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज होगा, ठीक है। सो ये जो एसेंशियल ट्रीमर्स हैं, एंजाइना पेक्टोरिस है, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस है, इनमें यूज हो रहा है बेटा ब्लॉकर्स। अब एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, कि यार तुम और ऑप्शन बताओ, ठीक है, जिसमें कि बेटा ब्लॉकर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो you can say hypertension, in case of hypertension, okay, in case of hypertension you can use beta blockers, okay. Other than cardiac function you can use it in case of glaucoma, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ओके, एनाक्सिटी, सो एनाक्सिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं, ग्लोकोमा के केस में भी यूज कर सकते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस के यूज में भी के केस में भी यूज होगा, माइग्रेन के यूज में, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के केस में भी यूज हो रहा है, ठीक है, एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनमें हम बेटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Drug of choice for central diabetes insipidus is, you have four options and you have to choose one correct choice, okay. So the correct choice for this question will be option number B, okay. So option number B क्या है इसके लिए correct choice? option number B क्या है? desmopressin, okay. So drug of choice for central diabetes insipidus is desmopressin, okay. अब एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, एग्जामिनर ने 2019 में क्या किया, सेंट्रल को हटा दिया, ठीक है, सेंट्रल की जगह एग्जामिनर ने क्या किया, नेफ्रोजेनिक, ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेफ्रोजेनिक जैसे ही रखा, उसके लिए क्या आंसर आएगा भाई? यही सेम आंसर आएगा, डेस्मोप्रेसिन। सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया, माइंड को थोड़ा सा क्वेश्चन में एक ही वर्ड चेंज किया, सेंट्रल की जगह नेफ्रोजेनिक रख दिया, इतने में बंदे के दिमाग की बत्ती गुल कि यार क्या आंसर होगा ये वो, तो डेस्मोप्रेसिन होगा उस केस में, ठीक है। और अगर बात करें इंसुलिन की, ठीक है, इंसुलिन किस केस में यूज होगा, ठीक है, इंसुलिन किस केस में यूज होता है, ठीक है, ये जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होती है ना, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया और डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, जो प्राइमरी फेज होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, इंसुलिन यूज करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर सी, डाईएजोक्साइड। डाईएजोक्साइड इट इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन के केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और है क्लोरोप्रोपामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड। सो क्लोरोप्रोपामाइड है, ये क्या है, पहली बात तो किस केस में यूज होगा, ये यूज होगा डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। इट इज फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, ओके, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है और डायबिटीज मेलाइटिस के केस में यूज होगा, ठीक है। हो चुका है क्वेश्चन नंबर, ये भी क्लियर। व्हाट इज, a pediatric patient was prescribed erythromycin for prevention of recurrent rheumatic fever, okay, so इस पेशेंट में क्या है, recurrent rheumatic fever है, उसको प्रिवेंट करने के लिए erythromycin prescribed है, ठीक है। if patient have history of constipation, okay, history of constipation है उसके, तो which medication should be avoided, okay, so अगर उसके history of constipation है तो हमें कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए ताकि उसमें क्या डेवलप ना हो, एर्दीमिया, टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एर्दीमिया, ठीक है। सो यू हैव फोर ऑप्शन एंड द करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिस एप्राइड, सिस एप्राइड, ओके। सो करेक्ट चॉइस क्या है, सिस एप्राइड। सो सिस एप्राइड के अलावा और कौन से ड्रग हो सकते हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी मेडिकेशन हो सकती है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन से हो सकते हैं, एक होगा एस्टिमोजोल, ओके, एक होगा एस्टिमिजोल, ठीक है, एक होगा टर्फेनाडाइन, ओके। सो दो ड्रग और हैं, दो मेडिकेशन और हैं जो सिस एप्राइड के साथ हमको क्या है, अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सिस एप्राइड तो होगा ही, लेकिन इसकी जगह एग्जामिनर ने दे दिया ऑप्शन में टर्फेनाडाइन, तो टर्फेनाडाइन करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर दे देता है एस्टिमिजोल,
तो एस्टिमिजोल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, सो ये करेक्ट हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, which of the below drug is not metabolized by acetylation? ओके, सो कौन सा ड्रग है जो मेटाबोलाइज नहीं होगा बाय एसिटाइलेशन? सो इसका करेक्ट चॉइस क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो इसकी करेक्ट चॉइस क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेन फेनाइटोन। ओके, फेनाइटोन। ओके, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और कौन से ड्रग हैं? अब यहाँ पर तो बोला है कि विच ऑफ द बिलो ड्रग इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। अब जो ड्रग मेटाबोलाइज्ड हो सकते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाजिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रालेजिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। Procanamide is metabolized by acetylation. Sulfonamide. सो चार ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? मेटाबोलाइज हो जाएंगे एसिटाइलेशन के। ठीक है, एसिटाइलेशन से। एक ऑप्शन और है, वो क्या है? सल्फोनामाइड्स। सो ये चार चीजें हैं जो एसिटाइलेशन से क्या हो जाएगी? मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, और जो नहीं होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, फेनाइटोन। और यही हमको इस क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ओके, अल्जाइमर डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, डोनेपेजिल। So drug of choice for treatment of Alzheimer disease is डोनेपेजिल। डोनेपेजिल क्या है? करेक्ट चॉइस होगी। ठीक है, अब एट्रोपिन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? ठीक है, हमें अल्जाइमर के लिए पूछा था, अल्जाइमर का तो हमने कर दिया है डोनेपेजिल। एट्रोपिन किस में यूज होगा? सो एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, सो एट्रोपिन किस केस में होगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है फिस्टिगमिन। ओके, फिस्टोस्टिगमिन। ये किस केस में रिकमेंडेड होगा? किस केस में ड्रग ऑफ चॉइस होगा? ये होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग। सो एट्रोपिन से जो पॉइजनिंग होगी उस केस में जो ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ड्रग ऑफ चॉइस सी ऑप्शन होगा। ठीक है, डिप्रेशन का अगर केस आ जाता है, ठीक है, if the case is of depression, then the drug which is used, which is drug of choice, that is option number D. Okay, fluoxetine, fluoxetine। ठीक है, so option number D उस केस में क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, fluoxetine। ठीक है, what is next question? So before going to next question, I want to tell one more point for donepezil। ठीक है, it is an acetylcholine inhibiting drug। ठीक है, ये क्या है? एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन का क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following inhalational anesthetic agent can cause hepatitis on a repeated use? Okay, so examiner क्या पूछ रहा है? which of the following inhalational anesthetic agent can cause hepatitis on repeated use? so correct answer क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोथेन। ओके, so halothane can cause hepatitis। okay, it can also cause arrhythmia। ठीक है, एरिथीमिया भी कोज कर सकता है। हेलोथेन क्या कोज करेगा? एक तो हेपेटाइटिस कोज कर सकता है, दूसरा क्या यूज कोज कर देगा? एरिथीमिया। ठीक है, एरिथीमिया कैसे कोज करेगा? क्योंकि हेलोथेन है, ये क्या करता है? जनरली एड्रेनलिन जो हार्मोन जो है उसको क्या कर देता है? उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको एड्रेनोजेनिक बना देता है। ठीक है, उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अगर पहले से एड्रेनल क्या है? हाई है। ठीक है, और हम हेलोथेन यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल लीड टू फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, एड्रेनलिन का लेवल पहले से हाई है और हम हैलोथेन यूज कर देते हैं, तो उस केस में क्या कोज करेगा, ये वो कोज करेगा फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, सो इन्हेशनल एजेंट है जिसका अगेन एंड अगेन यूज करने पर कोज कर सकता है हेपेटाइटिस, वो है हैलोथेन। ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following below given is given to mother delivering premature baby for fetal lung maturation? Okay, so which of following is given to mother delivering premature baby for fetal lung maturation? So correct answer क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्सामिथासोन। ओके, डेक्सामिथासोन, it is given to mother delivering premature baby for fetal lung maturation। ठीक है, सो जो प्री मेच्योर बेबी है उस केस में मदर को हम ये ड्रग देंगे ताकि जो बेबी का फीटल लंग जो मेच्योरेशन है वो हो सके। ठीक है, इसके अलावा कोई और ड्रग है जब जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फीटल लंग मेच्योरेशन के लिए, वो क्या होगा, बेटा मिथासोन। बेटा मिथासोन, एक है डेक्सामिथासोन, एक है बेटा मिथासोन। ठीक है, ये दोनों ड्रग जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं मदर को। ठीक है, अब इनकी डोज क्या होगी, अगर पूछ ले बाई चांस, वैसे तो पूछेंगे नहीं लेकिन पूछ भी ले, तो माय डियर फ्रेंड्स, डेक्सामिथासोन इट इज जनरली गिवन इन 4 डोजेस। ठीक है, 4 डोज होगी इसकी, हर डोज का टाइम जो होगा वो क्या होगा, 12 आवर। ठीक है, सो 6 mg का डेक्सामेथासोन हम देंगे, कितना, 6 mg, और 12 आवर का इंटरवल होगा, 4 डोज देंगे। ठीक है, अगर बात करें बेटा मेथासोन की, तो वो कितना देंगे हम, 12 mg देंगे, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 24 आवर। ठीक है, लेकिन उसकी डोज कितनी होगी, उसकी डोज होगी सिर्फ 2। ठीक है, इसमें हम कितना दे रहे हैं, 6 mg डेक्सामेथासोन में, और बेटामेथासोन में कितना देंगे, 12 mg 24 आवर में एक बार। ठीक है, टोटल उसकी डोज है 2, इसकी डोज है 4। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पेशेंट वाज टेकिंग थियोफाइलिन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आफ्टर स्टार्टिंग अनदर ड्रग, सिम्टम ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, यहाँ पर टॉक्सिसिटी मिसिंग है। ठीक है, टॉक्सिसिटी स्टार्ट अपीयरिंग, विच ड्रग वाज स्टार्टेड। ठीक है, सो कौन सा ड्रग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो उस ड्रग का नाम है ऑप्शन नंबर ए, सो इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, इरेथ्रोमाइसिन ही क्यों करेक्ट है। ठीक है, so erythromycin generally it is a inhibitor। okay, so ये क्या है, इनहिबिटर है erythromycin, और एक और है इसके साथ ciprofloxacin। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, किसको, थियोफाइलिन को। ठीक है, इफ थियोफाइलिन, अगर थियोफाइलिन इनहिबिट होगा तो उसका मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो उसका प्लाज्मा लेवल है इंक्रीज हो जाएगा, अगर उसका प्लाज्मा लेवल इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, सो इरेथ्रोमाइसिन है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा थियोफाइलिन को। ठीक है, अगर थियोफाइलिन इनहिबिट होगा तो मेटाबोलाइज नहीं होगा, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो उसका प्लाज्मा लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ नाम पूछा है इनहिबिटर का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक और क्वेश्चन, वो क्या है, अगर थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो किस चीज को लीड कर सकता है, इट कैन लीड टू सीजर्स, एरिदीमिया। ठीक है, 2 चीजों को मेनली वो लीड कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इराइथ्रोमाइसिन के अलावा कोई और इनहिबिटर है जो इनहिबिट करेगा थियोफाइलिन को। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, सिप्रोफ्लोएक्सिन। सिप्रोफ्लोएक्सिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर इनहिबिटर फॉर थियोफाइलिन। अब ये तो हो गए इनहिबिटर। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछ ले इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर पूछ ले, तो इंड्यूसर के केस में क्या होता है, जनरली अगर थियोफाइलिन इंड्यूस होता है तो किसकी वजह से इंड्यूस होगा, उसमें 4 ऑप्शन है। एक तो है स्मोकिंग,
एक है राइफाम्पिसिन, ठीक है, एक है फेनिटोन, ठीक है, एक है ग्राइसोफल्विन, ठीक है। ये जो चार चीजें हैं, ये चार जो ड्रग हैं, ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे थियोफाइलिन को, ठीक है। चार कौन से हैं, ग्राइसोफल्विन, फेनिटोइन, राइफाम राइफाम्पिसिन, ओके, स्मोकिंग। सो ये चारों क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। अगर थियोफाइलिन इंड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। इनहिबिट हो रहा था तब मेटाबोलाइज हो नहीं रहा था, अब इंड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा, जल्दी मेटाबोलाइज होगा। अगर वो जल्दी मेटाबोलाइज होगा तो क्या करेगा, जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इन इफेक्टिव होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो स्मोकर्स होंगे या फिर जो नॉन स्मोकर होंगे उस केस में भी यही होगा, ठीक है। अगर जो स्मोकर करता है, कोई स्मोकिंग पर्सन है, तो उस केस में क्या है, थियोफाइलिन इनइफेक्टिव रहेगा, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30-year-old female patient presented in OPD with symptom of burning micturition. On examination, she was febrile. Urine examination showing large amount of pus cell and preliminary diagnosis of a urinary tract infection was made. Which of the following fluoroquinones is least likely? Okay, so which of the following fluoroquinones least likely to be effective for treatment of urinary tract infection? Okay, least likely to be effective. Okay, so कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, मोक्सीफ्लोएक्सिन। सो मोक्सीफ्लोएक्सिन क्या है, करेक्ट चॉइस है इस केस में। अगर मोक्सीफ्लोएक्सिन ऑप्शन में ना हो, इसके जगह ऑप्शन में हो पी फ्लोक्सिन, ओके, PEFLOXACIN, ठीक है। सो अगर इसकी जगह ऑप्शन में हो पी फ्लोक्सिन तो क्या वो करेक्ट होगा, यस, क्योंकि ये तीन ड्रग होते हैं, टोटल तीन फ्लोरोक्विनोल्स होते हैं जो कि सेफ हैं। एक तो है मोक्सीफ्लोक्सिन, एक है पी फ्लोक्सिन, एक है ट्रोवाफ्लेक्सिन, ओके, एक क्या है, ट्रोवाफ्लेक्सिन। सो ये जो ड्रग हैं वो एक्सक्रीट नहीं होंगे किडनी में, ठीक है। दीज ड्रग आर नॉट एक्सक्रीटेड इन किडनी। सो अमंग द ऑप्शंस, जो ओफ्लेक्सिन है, सिप्रोफ्लेक्सिन है, लियोफ्लेक्सिन है, इसमें जो लिस्ट लाइकली जो होगा वो होगा मोक्सीफ्लोक्सिन। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा पीफ्लोक्सिन, ठीक है, वो करेक्ट होगा। अगर पीफ्लोक्सिन भी ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पर ऑप्शन में होगा ट्रोवाफ्लेक्सिन, सो वो करेक्ट होगा। सो तीन ऑप्शन हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, तीनों मैंने बता दिए हैं, एक यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दो और हैं, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, and it is, I think, last question for the discussion. Which of the below is used as radio sanitizer in head and neck cancer? Okay, radio sensitizer हेड और नेक कैंसर में जो यूज होगा उसका नाम बताना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके, पास्लीटैक्सेल। ओके, पास्लीटैक्सेल जो है वो क्या है, is used as a radio sensitizer. Okay, so radio sensitizer होते क्या है वैसे, radio sensitizer are agents that sensitize the tumor cell to radiation. Okay, जो क्या करते, जो ट्यूमर सेल हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे रेडियो थेरेपी के खिलाफ, ठीक है, उसके प्रति क्या करेंगे, सेंसिटाइज कर देंगे, ठीक है। अब दे आर they say that they will enhance injury to tumor tissue by accelerating DNA damage and producing free radical. Okay, so पास्लीटैक्सेल जो है वो क्या है, करेक्ट चॉइस है। और ये क्या करता है पास्लीटैक्सेल, ये क्या करता है, ये रेडियो सेंसिटिविटी लाता है जो कैंसर सेल है उसमें, और उसको क्या है, रेडिएशन से डैमेज करवाता है, ठीक है। जब रेडिएशन होती है तो ये क्या कर देता है, उनको रेडियो सेंसिटाइज कर देता है, मतलब उसके प्रति क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है, ठीक है, अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन होगी तो जो ट्यूमर सेल होंगे उसी पर्टिकुलर ट्यूमर सेल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट अवर डिस्कशन, ओके, फॉर
previous year, or you can say mixed bag questions of pharmacology FMG 2017 to 2020. Okay, so ये हमारा डिस्कशन है. आई होप दैट ऑल यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल. अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, then you have to do three things: like this video, share this video, and subscribe to my channel for more updates in future. Okay, and not forget to press on notification bell icon. Thanks to everyone. Stay safe, stay healthy.